गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यायपालिका का। न्यायपालिका के इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो तक अध्ययन किया जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है उनसे संबंधित अपन ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन किया, विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में जो सर्वोच्च न्यायालय का एक जो प्रमुख व्यवस्था आती है न्यायपालिका के अंतर्गत वो आती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस वीडियो तक जो आपको समझाया जा चुका है वो अच्छी तरीके से क्या है आप प्रिपरेशन करें उसकी, और नोट्स भी क्या है प्रॉपर तरीके से बनाएं, ताकि आप जब वापस से दोहरान करें, रिवीजन करें अपनी स्टडी की तो आपको मदद मिले, सहायता मिले। और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में समस्या हो, किसी पॉइंट में कोई समस्या हो तो आप बेझिझक है वो संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या का पूर्णतः समाधान है वो पूर्णतः किया जाएगा। तो आज हम आगे जो हमारा न्यायपालिका का जो चैप्टर चल रहा है इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता प्रमुख रूप से लोगों को न्याय प्रदान करने का एक प्रमुख साधन है, जिसके माध्यम से क्या है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है या जो प्रमुखतः क्या है कि न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए क्या है कि प्रमुखतः न्यायिक सक्रियता है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है न्यायपालिका जनहित के मामलों में कार्यपालिका अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती दिखाई दे। सबसे पहले बात आती है कि न्यायपालिका है वो जनहित के मामलों में यानी जनता के हित से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में प्रमुखतः कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती दिखाई दे। यानी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका जब हमें विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका के कार्यों में बीच में हस्तक्षेप करती दिखाई दे, यानी बीच में उन कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देती रहे या अनुचित या उचित है उसका भेदभाव करती दिखाई दे, तो ऐसा हस्तक्षेप है वो प्रमुख रूप से न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में प्रमुख रूप से किया जाए तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता की सामान्य अर्थ ये है कि न्यायपालिका के द्वारा जनता के हित से संबंधित जो मामले हैं उस संबंध में जब न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, बीच में रुकावट उत्पन्न करती है या उस मुद्दे की गहराई को समझने का प्रयास करती है और जो उचित या अनुचित है उसका भेदभाव करती है, तो उसे प्रमुखतः क्या कहा जाएगा, उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाएगा। बात आती है 1980 से पहले केवल पीड़ित पक्ष ही न्याय के लिए अदालत जा सकता था। एक भारत के न्याय व्यवस्था की प्रमुख जो बात रही है वो 1980 से पहले तक की हम बात करें तो पहले अगर किसी के भी किसी प्रकार की कोई समस्या थी, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता था, कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता था, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न हो जाती थी, तो उसके लिए 1980 से पहले तक की कुछ वर्षों की बात करें तो प्रमुखतः उस समय तक किसी विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उसके लिए जो पीड़ित पक्ष है यानी जिससे संबंधित ये घटना है वही पक्ष है वो प्रमुख रूप से अदालत में जाके, न्यायालय में जाके प्रमुखतः क्या है कि अदालत जा सकता था। यानी 1980 से पहले तक प्रमुख रूप से जो पीड़ित पक्ष है यानी जिसको विभिन्न प्रकार की समस्याएं हुई है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वही पीड़ित पक्ष है वो प्रमुख रूप से न्यायालय की शरण ले सकता था। दूसरे को उसकी सहायता करने का या न्यायालय में जाने का प्रमुख रूप से अधिकार है वो प्राप्त नहीं था। ये 1980 से पहले की दशक की बात कर रहे हैं हम, 1980 के दशक से पहले की बात आती है कि जनहित याचिका को अदालत में मंजूरी किसने दी। जो जनहित याचिका है, जनहित यानी जनता की भलाई से, जनता के हित से संबंधित जो प्रमुख रूप से अदालत में मंजूरी दी गई, ये किसके द्वारा दी गई, तो ध्यान रखना दो प्रमुख जो जस्टिस है, प्रमुख जो न्याय अधिकारी है उनके द्वारा जनहित याचिका को है वो प्रमुख रूप से मंजूरी दी गई
अनुमति दी गई। अब बात आती है दो कौन कौन हैं, तो ध्यान रखना, जस्टिस पी.एन. भगवती एवं वी.आर. कृष्णा अय्यर ने। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका को अदालत में मंजूरी किसने दी थी, ध्यान रखना पी.एन. भगवती ने, और दूसरे कौन थे, वी.आर. कृष्णा अय्यर ने जनहित याचिका को प्रमुख रूप से मंजूरी है वो प्रमुख रूप से प्रदान की थी। बात आती है जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जनहित याचिका है न्यायपालिका के इस हस्तक्षेप की प्रक्रिया के द्वारा प्रमुख रूप से क्या हुआ कि जनहित याचिका में कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जहां पहले प्रमुख रूप से जो पीड़ित पक्ष था उसको ही अदालत में जाने का प्रमुख रूप से अधिकार था, अब इसके बाद में प्रमुख रूप से क्या है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। अब बात आती है क्रांतिकारी परिवर्तन कौन से थे, ये परिवर्तन है, ये बदलाव है, ये किस प्रकार के थे, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है उसका प्रमुख साधन है वो भारत में क्या है, तो ध्यान रखना जनहित याचिका। जनहित याचिका है ये भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन माना जाता है। जन यानी जनता, हित यानी उसकी भलाई, याचिका यानी प्रार्थना करना या अपील दायर करना प्रमुख रूप से। बात आती है जनहित याचिका क्या है, कब और इसकी शुरुआत कब हुई, यानी जनहित याचिका है इसका प्रारंभ कहां से माना गया है, कब हुई थी और कहां से इसको प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात आती है कि कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। प्रमुखतः बात आती है कि कोई व्यक्ति है वो अदालत कब जाता है, तो सामान्य व्यक्ति है या बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति अदालत जाता नहीं है। तो कोई व्यक्ति है अदालत जाता कब है, तो प्रमुख रूप से वो अदालत कब जाता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, यानी किसी के द्वारा उसका अहित किया गया है, उसका कोई नुकसान किया गया है या उसको कोई पीड़ा है वो प्रमुख रूप से पहुंचाई गई है। ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति है वो प्रमुखतः न्यायालय जाता है, बिना किसी कारण के सामान्य व्यक्ति वो अदालत नहीं जाता। बात आती है अपने किसी अधिकार का उल्लंघन होने पर। यहाँ बात आती है कि अदालत कौन जाएगा, जब किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार हो। जब किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो प्रमुखतः वो अदालत जाता है और न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी याचिका दायर करता है। बात आती है किसी विवाद में फंसने पे। कोई व्यक्ति है वो किसी विवाद में या किसी फसाद में या झगड़े में वो फंस गया है, उलझ गया है, उस विवाद से छूटने के लिए, उस विवाद से मुक्ति पाने के लिए भी क्या है, व्यक्ति प्रमुखतः अदालत जाता है और अपनी याचिका दायर करता है। बात आती है कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत जा सकता है। यहाँ प्रमुखतः बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति है वो प्रमुख रूप से अदालत कब जाता है, अपनी याचिका दायर कब करता है, तो प्रमुखतः जब उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वो किसी विवाद में फंस गया है या अन्य किसी प्रकार से वो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है या प्रमुख रूप से विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में क्या है कि प्रमुखतः जो व्यक्ति है वो प्रमुख रूप से क्या है कि अदालत जा सकता है। तो बात आती है कि जो जनहित याचिका है उसकी शुरुआत है वो 1980 से पहले नहीं थी, बाद में इसकी शुरुआत प्रमुखतः की गई थी। अब बात आती है कि प्रमुख रूप से ये जो बदलाव है ये प्रमुख रूप से कब आया, तो हम बात करते हैं 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आ गया। यानी व्यक्ति पहले क्या है कि इंसाफ के लिए स्वयं उसको क्या है कि न्यायालय में जाना पड़ता था, अदालत में याचिका दायर करनी पड़ती थी। लेकिन 1979 के बाद में प्रमुखतः है इस व्यवस्था में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की जो छूट है, सुविधाएं हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायालय को प्रदान की गई। बात आती है न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। यहाँ जो प्रमुख बात आती है अपनी जनहित याचिका की,
ये प्रमुख रूप से स्पष्ट होती है। यहाँ बात की गई, न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जो पीड़ित पक्ष ने नहीं दायर किया, यानी यहाँ पीड़ित पक्ष ने उस विवाद को, उस झगड़े को, याचिका है वो न्यायालय में दायर नहीं की। तो किसने दायर की? यहाँ, बल्कि उनकी ओर से दूसरे लोगों ने दाखिल किया। तो जनहित याचिका प्रमुखता क्या होती है? इसमें पीड़ित पक्ष के द्वारा क्या है कि मुकदमा है वो प्रमुख रूप से दायर न किया जाके, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा जब प्रमुख रूप से क्या है कि विवाद से संबंधित मामला है वो प्रमुख रूप से दायर किया जाता है, याचिका की जाती है, तो ऐसी याचिका को जनहित याचिका है वो प्रमुख रूप से कहा जाता है। बात आती है ऐसे मुकदमे को जनहित याचिका का नाम दिया गया, ऐसा याचिका जिसमें पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में अपनी याचिका दायर न करके उसके दूसरे लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है उससे संबंधित जब याचिका दायर की जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? जनहित याचिका कहा जाएगा। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर विचार किया। इसी क्रम में जनहित याचिका के संबंध में प्रमुख रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो कैदियों से संबंधित जो विवाद चल रहा था, जो मुकदमा चल रहा था, उसमें भी प्रमुख रूप से क्या है विचार किया और इसके साथ वापस है उस पे पुनर्मूल्यांकन है, पुनः जांच का कार्यक्रम प्रमुख रूप से तय किया गया। बात आती है न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग। न्यायपालिका है उससे हस्तक्षेप की मांग है, ये प्रमुख रूप से जनहित याचिका के द्वारा प्रमुखता बढ़ोतरी हुई। किस प्रकार से हुई, किस कारण से हुई, किन लोगों के द्वारा की जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें कि जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने प्रमुख रूप से जो ये जनहित याचिका दायर की जाती है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ ध्यान रखना प्रमुख रूप से जन सेवा की भावना रखने वाले, यानी जनता के बारे में सोचने वाले, जनता की भलाई सोचने वाले और जनता की पीड़ा को दूर करने वाले नागरिकों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा। कुछ स्वयंसेवी संगठन भी ऐसे हैं जो जनता की समस्याओं को लेकर प्रमुख रूप से कार्यरत है समाज में, और किसी भी के द्वारा किसी के साथ भी कोई भी अन्याय किया जाता है तो उसकी मदद करने के लिए ये जनसेवी व्यक्ति और जनसेवी संगठन है, ये प्रमुख रूप से हर वक्त तैयार तत्पर रहते हैं। बात आती है अधिकारों की रक्षा करना, यानी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का प्रमुख रूप से उल्लंघन हुआ है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, यानी व्यक्ति को जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, संविधान ने जो व्यक्ति को, समस्त जनता को देश में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं संविधान के द्वारा, उन अधिकारों की रक्षा करना इनका प्रमुख दायित्व रहता है। बात आती है गरीबी के जीवन को और बेहतर बनाना, यानी गरीब है उनकी जो स्थिति है वो काफी निम्न हो गई है, काफी क्या है कि पीड़ा से वो ग्रस्त हैं, तो ऐसे गरीब लोगों की सहायता करने के लिए भी क्या है कि जो जन सेवा के जो प्रमुख व्यक्ति है या जो स्वयंसेवी संगठन है वो प्रमुख रूप से ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और हर आवश्यक मदद है वो प्रमुख रूप से इनकी करते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्रमुख रूप से न्यायालय में दायर करके इनको न्याय दिलाने का प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। बात आती है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित भी बहुत सारे मुकदमे हैं वो प्रमुख रूप से क्या है न्यायालय में दायर किए जाते हैं, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित पूर्ण रूप से नहीं रह पाएंगे। बात आती है लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, प्रमुख रूप से पीड़ित पक्ष के द्वारा प्रमुख रूप से कई बार दायर न किया जाके जो स्वयंसेवी संगठन हैं और जो जनहित के बारे में अपने ख्याल रखते हैं, जनहित से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि मामले हैं प्रमुख रूप से क्या है न्यायालय में दायर किए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से एक बात स्पष्ट होती है कि जनहित याचिका क्या है, प्रमुख रूप से पीड़ित पक्ष के द्वारा, सामान्यतः पीड़ित पक्ष के द्वारा न्यायालय में याचिका न की जाके किसके द्वारा याचिका की जाती है, अन्य जो व्यक्ति है उसके द्वारा जब पीड़ित पक्ष की जो याचिका है वो न्यायालय में प्रस्तुत की जाए तो उसे प्रमुख रूप से क्या कहा जाएगा, जनहित याचिका प्रमुख रूप से कहा जाएगा।